Alright children, welcome back to my class। और आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वो क्लास 7 के लिए है। क्लास 7 SST और वो भी सिविक्स। और सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 है 22। चैप्टर नंबर 22 इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी ये अभी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप आप लोगों को देना चाहूंगा कि पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया था। पहले हम लोगों ने जो पढ़ाई किया हुआ था वो था हमारा डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले थे वो इलेक्शन के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज और एक और पढ़ा था हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये तो रही पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने जो आपको पढ़ाया था। मैंने जो आपको पढ़ाया था तो ये तो पिछले कक्षा की बात होगी। और आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आज का क्लास है, बल्कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी आने वाले भविष्य के एक भावी मतदाता होने वाले हो, एक भावी वोटर होने वाले हो, जो आपके इन्हीं कंधों पर इस भारत का भविष्य होगा। और आप अपने भविष्य को चुन सकेंगे वह उम्मीदवार जो आपके देश के लिए कार्य करेगा। और वह 5 साल आपके रिजल्ट के ऊपर है कि आप कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, किस उम्मीदवार को चूज कर रहे हैं, वह उम्मीदवार उस लायक है भी या नहीं। आपने जो उम्मीदें लगाकर उनको चुना है वह उन पर खरे उतरते हैं कि नहीं। जो उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो इलेक्शन के दौरान बताया है, उस राजनीतिक गलियारे में वो लोग उस वादे पर सही उतरते हैं कि नहीं। यह साधारण नहीं है। यह इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन को जो है कंडक्ट करती है वो इतना आसान नहीं है। यह हर व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर हो या 18 साल कंप्लीट कर चुके हो, यह उन लोगों के लिए आसान नहीं है। यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यह जिम्मेदारी है आपका खुद के प्रति, यह जिम्मेदारी है आपका राज्य के प्रति, यह जिम्मेदारी है आपका देश के प्रति। तो यह जिम्मेदारी को समझते हुए आप इस चीजों को समझे कि अपने मत का उपयोग सिर्फ उस प्रयोग के लिए करें, उस चीज के लिए उपयोग करें जो कि भारत का भविष्य चुनने में वह आपके लिए सबसे अग्रसर हो और वह आपका एक बेस्ट रिजल्ट दे कि आपने जिस उम्मीदवार को चुना है
वही उम्मीदवार जो है वह सर्वश्रेष्ठ था, अच्छा था, और उसी ने हमारे देश के लिए कुछ किया। तो चलिए इसी चीज के साथ आज का जो हम प्रारंभ करते हैं टॉपिक, वो है द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। क्या है? द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आखिरकार ये कैसे होता है? सबसे पहले क्या करती है इलेक्शन कमीशन? फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन announced the election date। इलेक्शन डेट को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, आखिरकार ये इलेक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले चीजों को जान लीजिए कि इलेक्शन जो यह होता है वो किसके लिए है? लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए तो मान लिया जाए कि लोकसभा के लिए अगर हमारा इलेक्शन करना है तो सबसे पहले इलेक्शन की यानी कि आपके उम्मीदवारियां एलिजिबिलिटी जो है वह आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी कैसे फुलफिल कीजिएगा? द कैंडिडेट who has completed his age 25 या the candidate who is 25 year or above is able for fight the election। है ना, इलेक्शन लड़ने के लिए वह, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए वह तैयार है ना। कैंडिडेट मस्ट हैव इंडियन सिटीजन, यानी कि वह व्यक्ति जो कि 25 साल से ऊपर हो वह व्यक्ति वह क्या होगा? लोकसभा के चुनाव के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, साथ में वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर सांसद बनना हो तो सांसद बनने के लिए, है ना, संसद का जो मेंबर होता है उसको सांसद कहते हैं। संसद के मेंबर को क्या कहते हैं? सांसद। तो सांसद बनने के लिए आपको 25 साल उम्र जो है वो पूरा करना होगा। अगर 25 साल उम्र पार कर लेते हैं तो उसके बाद में एक वरीयता होती है भारतीय नागरिकता की। अगर भारत के अगर नागरिक हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द कैंडिडेट। आप कैंडिडेट का कैंडिडेटशिप भरने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ऑल इलेक्शन पार्टी ऑल पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी
nominate his or her candidate। तो क्या करती है, ऑल इलेक्शन पार्टी, सभी इलेक्शन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो जितनी होती है, पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेटेड हिज कैंडिडेट। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो पार्टी यहां लिख दिया गया, पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट करती है। ठीक है। अगर किसी को सीट नहीं मिलता है, एंड एनी पर्सन who has not got any seat from the party, then he will be appear as independent पार्टी। ठीक है। अगर किसी भी, अगर मान लिया जाए कि राजद किसका है, राष्ट्रीय जनता दल, जो कि आपका लालू जी का है पार्टी, फिर से जेडीयू पार्टी देखिए नीतीश कुमार का है, लोजपा है आपका रामविलास पासवान का। तो इन सभी पार्टियों से अगर आपको सीट नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप निर्दलीय खड़ा हो सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट पार्टी, उसी को बोलते हैं निर्दलीय। तो निर्दलीय खड़ा होने के बाद में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनाइज करती है। ठीक है। scrutinized the all document, सभी डॉक्यूमेंट को देखा जाता है, और जो डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होती है, जो डॉक्यूमेंट अगर बढ़िया नहीं होता है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है, तो उसको वहीं पे निरस्त कर दिया जाता है, और वह पार्टी या वह मेंबर जो है वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है। स्क्रूटिनाइज होने के बाद में जो होता है वह पार्टी का, किसका, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल political party shows their election manifesto। आखिरकार ये इलेक्शन मैनिफेस्टो होता क्या, देखिए सारी प्रक्रिया यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जो जितने भी सारे पेपर्स है उसकी स्क्रूटनाइज कर लिया जाता है, उसको चेकअप कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि सारे जो प्रमाण पत्र हैं वह वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, तो उस पार्टी को इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि इलेक्शन का घोषणा पत्र जो है वह करना पड़ता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के सामने यह दिखाना पड़ता है कि आने वाले समय में अगर आप जीत जाते हैं तो आपका घोषणा पत्र क्या होगा, आप किस तरीके से आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो कीजिएगा, किस तरीके से अपनी पॉलिसी को सबके सामने दिखाइएगा, किस तरीके से नई नई पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, आप क्या क्या खामियां देख रहे हैं और क्या क्या सुधार उसमें करिएगा, ये सारी चीजें जो है उसके घोषणा पत्र में होती हैं।
तो इलेक्शन मैनिफेस्टो एक प्रकार का घोषणा पत्र होता है जो कि स्क्रूटिनाइज के बाद में जो है वह एक प्रोसेस होता है। उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो को उसी प्रोसेस में आपको दर्शाना होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे पारित कीजिएगा, कैसे कैसे नए नए पॉलिसी जाएगा और कैसे कैसे नए फॉर्मुलेशन से जो है हमारी जनता को लाभ होगा। ठीक है, अब बारी आती है जब इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं सब लोग, अब बारी आती है कैंपेनिंग की। After that, all political party can start their campaign. कैंपेनिंग जो है वह स्टार्ट कर देती है। तो कैंपेनिंग मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। अपना एडवर्टाइजमेंट याद कर रहे हैं क्या है? लालटेन छाप पर मोहर लगाए और भारी मतों से लालू यादव को विजयी बनाए, तीर छाप पर मोहर लगाए और भारी मतों से नीतीश कुमार को विजय बनाए। ऐसे ऐसे करके जितने भी सारे जो एडवर्टाइजमेंट है आपके गांव में, आपके सूबे में, आपके कस्बे में, हर जगह जो है आपको लाउड स्पीकर पर बताया जाएगा कि इतने इतने फलाना फलाना नंबर में चिलाना चिलाना जो है बैलेट बॉक्स में आपको ऐसे टी दबाना है और फलाने जो उम्मीदवार हैं उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। तो ये कैंपेन जो है वह खत्म कब होता है? बिफोर 48 hours of election. All parties have to stop their campaign. ठीक है, 48 घंटे से पहले जो है वो सारे कैंपेन को जो है वह बंद कर दिया जाता है सारे पार्टियों के द्वारा, है ना। अगर नहीं किया गया तो आचार संहिता जो है वह लागू कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम लोगों ने जाना कि इलेक्टोरल प्रोसेस इलेक्शन का कैसे होता है और एक विशेष इसमें जो टॉपिक बच गया है वह है हमारा वोटिंग का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोला जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में देखेंगे आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिरकार है क्या। देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ ए मशीन हु कीप और सेव योर वोट and declare as a result after the successful of all the candidates। यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा मशीन होता है जो आपको मत को अपने अंदर जो है वो सुरक्षित कर देता है और उसमें एक छोटा सा चिप होता है, मेमोरी कार्ड हो जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वही मेमोरी कार्ड एक चिप के कारण जो है इंस्टेंटली आपके लिए, आपके उम्मीदवार के लिए वह सबसे अच्छा होता है और बहुत ही कम समय में यह रिजल्ट आपके सामने ले आता है। इन इंडिया केरला
was the first state where EVM had introduced। भारत में केरला एक ऐसा सबसे पहला राज्य बना जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। प्रारंभ में बता दें कि सबसे पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था और बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता थे उनको नहीं मालूम हो पाता था कि हमारे उम्मीदवार कौन कौन है, उनके छाप कौन कौन से हैं, कहां कहां हमें मुहर लगाना है, कैसे बैलेट पेपर को मोड़ना है, कैसे बैलेट बॉक्स में डालना है। और बैलेट बॉक्स के कारण हमारे कितने सारे जो है पर्यावरण को कितना ज्यादा वह इफेक्ट पहुंचाता था, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बैलेट पेपर्स यानी कि वह पेपर के बने होते हैं, वह पेपर की चलते कितना पेड़ पौधा कटता होगा और जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो यह हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा हो गया कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे सामने आ गया और इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो है हम अपने वोट को सुरक्षित रह सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने उम्मीदवार को जिता करके उन्हें सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इस तरह से आज का टॉपिक यही खत्म होता है। तब तक के लिए खुश रहें, घर पे रहें। जय हिंद।